नमस्कार, मैं हूं कुमार। आज हमारे साथ जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर पंकज उपाध्याय। सर, गर्मी बहुत बढ़ रही है, लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। सूरज अपना काम कर रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। लोग इससे कैसे बचें, ये थोड़ा सा आप लोगों को बताएं। बिल्कुल सामयिक क्वेश्चन आपने उठाया है। जिस तरह जाड़े के दिनों में कुछ स्पेसिफिक परेशानियां होती हैं, उसी तरह गर्मी में भी परेशानी होती है। दिल्ली या इंडिया का एक भौगोलिक सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। कल का टेम्परेचर ही 47.8 तक दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया, जो कि काफ़ी दिनों बाद टूटा है। 22 मई को 2022 को इतना ज़्यादा मई में गर्मी पड़ी थी, वो उसका रिकॉर्ड टूटा। तो गर्मी की वजह से ढेरों परेशानियां आती हैं, जिसमें तरह तरह के रोग होते हैं, जिसका स्टार्टिंग होता है हमारे हीट क्रैम्प से, और फिर होता है हीट एग्जॉशन हो जाता है, फिर हीट सिनकपी होती है, फिर हीट स्ट्रोक होता है, और फिर हीट रेब्डोमाइलोसिस हो जाती है। तो इस तरह के 5-6 परेशानियां ग्रेजुअली हीट के बढ़ने से होता है। शुरुआत में क्या होता है, जब हीट क्रैम्प्स होते हैं, तो जब ऐसे मरीजों को होते हैं जो गर्मी में काम कर रहे हैं और इनकी एक्टिविटी हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा उनको स्वेटिंग होती है और उसमें सॉल्ट का लॉस होता है। तो इसकी वजह से उनको क्रैम्प्स होते हैं। पहले हाथ में क्रैम्प्स होते हैं और पैरों में क्रैम्प्स होते हैं, और आपने देखा होगा स्पोर्ट्समैन को अर्ली स्टेज में ऐसे क्रैम्प्स होते हैं। इवन एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। तो अगर इस स्टेज में अगर इसको डिटेक्ट नहीं किया गया और हीट का एक्सपोजर बढ़ता रहा है या हीट और ज़्यादा हो गया, तो हीट सिनकपी भी हो जाती है, क्योंकि प्रोफ्यूज स्वेटिंग की वजह से बॉडी फ्लूइड्स की कमी हो जाती है शरीर में, और सॉल्ट की कमी हो जाती है। तो हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से पेशेंट को डिजीनेस होता है, इवन वो गिर भी जाता है ज़मीन पे। और अब भी अगर इसको मरीज़ को का इलाज नहीं किया गया, मरीज़ को प्रॉपर थेरेपी नहीं मिली, तो वो नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है, जिसको हीट एग्जॉशन बोलते हैं, जिसमें प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है मरीज़ को, बहुत ज़्यादा सॉल्ट का नुकसान होता है, और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको कन्फ्यूजन भी होता है, नाउजिया होने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, और कन्फ्यूजन के स्टेज में चला जाता है। ये भी नहीं ट्रीट किया गया तो पेशेंट को फिर हीट स्ट्रोक हो जाता है। हीट स्ट्रोक में क्या होता है, बहुत ज़बरदस्त बॉडी में फ्लूइड्स और साल्ट का नुकसान हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से मरीज़ को कन्फ्यूजन हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है दिमाग में, उसको दौरे पड़ जाते हैं इन्हीं की वजह से, और इवन वो फेटल भी हो सकता है, बेहोश भी हो जाता है, वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, और वो फेटल हो सकता है अगर इसका इलाज नहीं किया गया। इसी में एक स्टेज और आता है, जिसमें अगर मरीज़ को प्रॉपर हेल्प नहीं मिली, तो उसकी मसल्स की नेक्रोसिस होने लगती है, वो सड़ने लग जाती हैं और टूटने लग जाती है, ब्रेक डाउन होने लगता है, जिसको हीट रेब्डोमायोसिस कहते हैं। उसमें क्या होता है कि मसल्स टूट टूट के पूरे ब्लड में उसकी प्रोटीन्स, उसके केमिकल्स फैलते हैं, जिससे कि रीनल शटडाउन, हिपेटिक शटडाउन टाइप की चीज़ें होती हैं, और पेशेंट इसमें दौरे पड़ सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्रैम्प्स आते हैं, और वो मरीज़ मर भी सकता है। इसलिए टाइमली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है, और टाइमली ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। सर, ये तो हो गई हीट स्ट्रोक की बात। अचानक लोगों को बाहर आना जाना पड़ता है, गर्मी बहुत तेज हो रही है। कुछ ऐसे उपाय कि जो लोग इनिशियल स्टेज में लेके निकले और इससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि सुबह होती है, सूरज निकलता है और ये गर्मी शुरू हो जाती है। देखिए, हमारा कल्चर बहुत ही रिच कल्चर रहा है, हेरिटेज हमारी रही है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो घर में लोग क्या करते हैं, दही चीनी और पानी ज़रूर देते हैं आपको, है ना। बस इस दही चीनी पानी में अब साइंटिफिकली एक चीज़ और जोड़ देनी है, थोड़ा सा सॉल्ट और नींबू। तो पानी की जगह पे अगर हम नींबू पानी दे दें उसको, उसमें थोड़ा नमक डाल के, और दही चीनी खिला दें, दही चीनी और ये साल्ट, तो बस आप समझ लीजिए कि आपकी गर्मी का ट्रीटमेंट हो गया। मतलब थोड़ी सी दही चीनी और उसके साथ दही अलग चीनी से। तो हम देते हैं, हमारा हेरिटेज था, पानी पिलाते थे। अब जी। पानी में मेरा ये कहना है, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, सिकंजी टाइप का नमक डाल दीजिए और नींबू डाल दीजिए। तो दही चीनी तो उसने खा लिया, या पहले आप उनको पानी पिला दीजिए, दही चीनी खिला दीजिए, और जैसे ही घर से बाहर निकलने लगे वो पानी पिला दीजिए, इसमें सिकंजी जैसा हो, मतलब कि नींबू हो और थोड़ा सा नमक हो, वो उनको पिला दीजिए। तो ये अगर एक गिलास भी पानी उन्होंने पी लिया
तो आप समझ लीजिए कि 1-2 घंटे के लिए उनका प्रिकॉशन हो गया। लेकिन साथ में इंस्ट्रक्शन भी देना है कि अगर आप एक तो सर पे अपना कुछ छाता रखें या छाया रखें। पहले देखेंगे बचपन में आप लोग, बहुत से लोग रुमाल रख लेते थे। अभी भी हमारे बहुत से लेबरर भाई हैं जो काम करते हैं, तो वो अपने पूरे मुंह को बांध लेते हैं ताकि जो है स्वेटिंग कम से कम हो। स्वेटिंग तो होगी, लेकिन सूरज की रोशनी का इफेक्ट आपके शरीर पे कम हो। और बीच बीच में आप पानी पीते रहें, केवल पानी नहीं। देखिए 1-2 बार पानी पीने से तो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ओके फाइन, लेकिन जब पानी आप पिए तो उसमें नमक जरूर होना चाहिए, नमक जरूर होना चाहिए पानी में। और सबसे बढ़िया है कि उसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल लें। हम इसीलिए कोक पीना, हम लोग कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पीना जनरली डॉक्टर्स मना करते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ ये लाइफ सेविंग है इन हीट वेव्स। क्योंकि आप हो सकता है कहीं बाहर जाएं तो आपको इस वक्त मार्केटिंग युग के ज़माने में शायद पानी और नमक और ये नींबू जुटाने में बहुत प्रॉब्लम होगी एक साथ, लेकिन आपको कोक कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मतलब हमारा किसी ब्रांड से नहीं मतलब कि सॉफ्ट ड्रिंक जो मिलेगा आपको, उसमें बस थोड़ा सा आप नमक डाल लीजिए और उसको आप पी लें। सबसे बढ़िया तो है कि शिकंजी कहीं आपको मिल जाए, उससे वो तो ट्रीटमेंट ही, उससे तो बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है कि पानी हो, नींबू हो और उसमें नमक भी पड़ा हो, और चीनी तो पड़ता ही शिकंजी में। तो ये तो रामबाण है। शिकंजी आप मिल जाए तो गर्मी में कहीं काम करते वक्त आप शिकंजी पीजिए। कुछ भी ना मिले तो इस मार्केटिंग युग में आपको सॉफ्ट ड्रिंक तो गांव के कोने कोने में मिलेगा। कुछ मत करिए, थोड़ा सा नमक डाल के उसको पी लीजिए, आपकी जान बिल्कुल नहीं जाएगी। सर गर्मी ज़्यादा है, परेशानी भी ज़्यादा है, सवाल भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरे साथ मेरे सहयोगी नमन जी भी हैं, तो कुछ अलग क्वेश्चन उनके पास भी हैं, तो वो आपसे कुछ जानेंगे। नमस्कार सर। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आजकल के ट्रेंड ऐसा हो गया है कि पूरा दिन हम लोगों को ऑफिस में बैठना होता है, एसी चलता होता है, फिर बाहर का अचानक से काम पड़ता है तो वो टेम्परेचर बहुत एकदम तेज़ी से बॉडी का चेंज होता है। उस केस में क्या करना चाहिए, क्योंकि टाइम शॉर्टेज सबके पास है, हमको तुरंत आगे निकलना पड़ेगा। कितना भी टाइम की शॉर्टेज है, वो जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम जीवन से बड़ी नहीं हो सकती। तो अगर आप एसी में काम करें, बहुत अच्छी बात है, आप एसी में काम करते रहें तो भी पानी जरूर पीते रहें, ताकि ऐसी इवेंचुअलिटी आए तो आपको शरीर में पानी की कमी ना हो। और दूसरा, जब भी आप बहुत ठंड से एकदम गर्मी में आपको जाना है, तो आप 1 या 2 मिनट के लिए जरूर एक मीडियम प्लेस पे रहें, ठंड से निकल के अपने कॉरिडोर में, अपनी सीढ़ी पे 1 या 2 मिनट वेट करें, गहरी गहरी सांस लें, अपने प्रोग्राम को रिवाइज करें। इतना आप कर सकते, इतना आपके पास टाइम है। और नहीं है तो फिर तो अस्पताल जाएंगे, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो 1-2 मिनट टाइम आप लें, अपने बॉडी को एक्लेमेटाइज करें कि अब हम जा रहे हैं तो छाए में रहें। जब भी इसके साथ निकलें आप, तो ज़रूर पानी की बोतल ज़रूर रखें और उसमें थोड़ा नमक डाल लें, थोड़ा सा चीनी डाल लें। और अगर बहुत ही अलर्ट आप हैं तब तो एक नींबू भी पॉकेट में रखें, कोई बात नहीं है। 1-1.5 घंटे बाद, और वैसे भी आप शहर में रहते हैं अभी, अब मैं तो डेवलपमेंट का ज़माना है, विकास का ज़माना है, तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आप कहीं भी काम करने जाएंगे तो अगर आपके दिमाग में अगर ये चीज़ रहेगा कि मुझे पानी पीते रहना है थोड़ी थोड़ी देर पे, उस पानी में थोड़ा नमक हो, थोड़ा नींबू हो और थोड़ा चीनी हो, तो बहुत अच्छा है। अब चीनी ऑप्शनल है, ये शुगर के लोग ना लें, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी। गहरी जब आप हीट होता है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, तो आपको एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उस एनर्जी के लिए थोड़ा शुगर चाहिए। तो वो पार्ट है, लेकिन हमारा काम तो चल जाएगा पानी से, थोड़ा सा नमक से या नींबू से। तो शिकंजी इज़ द बेस्ट आंसर। आप डायबिटीज़ लोग शुगर ना लें। आपका कहना है कि चीनी, नींबू, नमक इस सीज़न के लिए ही रामबाण है ये। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है तो क्या सीधा यही उपचार करना चाहिए, या इसके अलावा कोई और भी चीज़ें हैं जो वो कर करके इसको क्योर कर सके? घरेलू रेमेडी के हिसाब से और क्या ले सकते हैं? हाँ, देखिए आजकल तो आप इलेक्ट्रॉल पाउडर्स हैं, ORS सोल्यूशन गवर्नमेंट ही बंटवा रही है, तो इसमें ज़्यादा बस आपकी जानकारी की जरूरत है। सर ये तो वो उपाय हो गए जो धनवान लोग कर सकते हैं। नहीं वो उपाय कि जैसे कहते हैं, पुराने लोग कहते हैं कि मिर्च खा लो, प्याज जरूर खाते रहना चाहिए, फलों पे डिपेंडेंट रहना चाहिए, तो कुछ ऐसी रेमेडीज भी हैं या ये मिथ है? नहीं, पहली तो मैं आपके इस चीज़ से थोड़ा डिफर करूंगा कि ये धनवान लोगों का, इसमें धनवान कोई, ORS तो गवर्नमेंट आजकल बिल्कुल ऐसे बांट रही है, बिल्कुल फ्री का ORS पाउडर बट रहा है। आपको एक सिंपल पानी चाहिए। पानी में भी ध्यान रखना, गर्मियों में पानी, इन्फेक्टेड पानी ना पी लें आप, वरना कॉलरा या डायरिया, इस तरह की गैस्ट्रोएंटराइटिस, फिर सारी चीज़ें उल्टी होनी शुरू हो जाएगी, डायरिया होना, तो वाटर लॉस और साल्ट लॉस और ज़्यादा हो जाएगा। तो पानी साफ होना चाहिए।
इसके लिए अगर आपके पास ओआरएस पाउडर है तो आप किसी भी साफ क्लीन वाटर को आप ले लें ग्लास में या बॉटल है उसमें ले लें, उसमें ओआरएस पाउडर घोल लें और आप पी लें। तो फिर आपको ये नींबू जुटाना है या नमक जुटाना इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओआरएस पाउडर की भी जरूरत नहीं है। नहीं, को देखिए कोल्ड ड्रिंक पीना हम लोग नहीं एडवाइस करते हैं, ये मेडिकली एडवाइस नहीं है, लेकिन अगर जान पे पड़ जाए भाई तो कोल्ड ड्रिंक आपकी जान बचा सकती है। अभी के ज़माने में मेरा ये मानना है कि चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन कोल्ड ड्रिंक आपको रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेसेस में मिल जाएगी, ये है। तो जब रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेसेस में भी आप जाएंगे तो कोई ठंडी और वाटर के नाम पे आपको पानी मिलेगा। क्योंकि देखिए गर्मियों में क्या होता है, आपके शरीर से पसीना निकलता है, सॉल्ट निकलता है, सिर्फ पानी पीते रहेंगे तो वो आपको नुकसान करेगा। तो इसलिए एक दो बार तो पानी पी लीजिए, जरूर है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम पानी पिए तो उसमें सॉल्ट हमें जरूरी चाहिए। और फिर नेक्स्ट टाइम हमें पोटेशियम चाहिए। पोटेशियम के लिए हम लोग कहते हैं नारियल पानी, पोटेशियम के लिए कहते हैं हम लोग नींबू पानी। तो अगर आप अब नारियल तो लेके घूमेंगे नहीं अपने काम के लिए, लेकिन नींबू छोटा सा अपने आदमी पॉकेट में रख सकता है, अपने बैग में रख सकता है, अपने पर्स में रख सकता है। और थोड़ी देर बाद आधे लीटर 250 ग्राम में आधा चम्मच नमक डाल दिया, आधा नींबू डाल दिया। आपके चॉइस है कि आप उसमें शुगर डालें या ना डालें। डायबिटिक लोग ना डालें, आप शुगर डाल लेंगे तो शिकंजी बन जाएगा, अच्छे से टेस्ट लेके उसको पिएंगे, वरना वो दवा की तरह हो जाएगा। तो धनवान की बात नहीं है इसमें अगर आप ध्यान रखें। और जैसे आपने बताया कि लोकल रेमेडीज, बिल्कुल लोकल रेमेडीज फर्स्ट क्लास है। लस्सी है, हमारी छाछ है, हमारा सत्तू है, सत्तू में नमक डाल के नींबू डाल के, ये चीज़ें अगर आपको अवेलेबल हैं, रिमोटेस्ट प्लेस भी, गांव में भी जाएंगे, कस्बों में भी जाएंगे तो आपको वहाँ पे सत्तू मिल जाएगा, नींबू तो मिल ही जाएगा, नमक भी मिल जाएगा। तो हमारा डिपेंडेंट किसी वाटर बॉटल या इस पर नहीं है। पानी लेकिन साफ़ होना चाहिए। तो साफ़ पानी का आप देख लें कि हैंड पंप हो या कुएं का पानी हो, या नहीं तो अक्सर बॉटल्ड वाटर भी मिलते हैं। तो अगर मिलते हैं और आपके लाइफ का रिस्क है तो जनरल पर्सन भी इसको यूज करें। दूसरी और प्रिकॉशन जो आपने पूछी, छाए के लिए जरूर कुछ लेके चले। अगर आप गाड़ी उड़ी में नहीं जा रहे, बस में नहीं सफ़र कर रहे हैं, हेड कवर करके, तो हाँ, हेड पे या तो रुमाल रखें, स्कार्फ बांधें, तौलिया बांधें, छाता लेके चलें। तीसरा चीज़ है सनस्क्रीन क्रीम्स होती हैं, तो वो क्रीम लगा लेंगे, थोड़ा सा स्वेटिंग भी वो कम करता है और सन के इफेक्ट को भी कम करता है, तो बर्न भी नहीं होता आपके चेहरे। आप देखेंगे गर्मियों के बाद का ज़्यादा जो लोग आउटडोर काम करते हैं उनका रंग सांवला हो जाता है। तो सांवला रंग इसलिए हो जाता है कि बॉडी आपको सूर्य से बचाने की कोशिश करती है। तो जैसे आप छाता लगाते हैं ना, तो शरीर अपने को मेलानिन बढ़ाता है, तो शरीर छाता लगाता है। अगर पूरा स्किन क्लियर होगा तो जो सूर्य की रोशनी, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह है, बहुत डीप स्किन में पहुंच जाती हैं, तो वो एक छाता बनाता है मेलानिन के थ्रू। तो वो मेलानिन थोड़ा काले रंग का होता है, इसलिए हम लोगों पे वो थोड़ा सांवलापन आ जाता है, लेकिन वो एक्चुअली बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अब थोड़े दिन बाद फिर ठंडे माहौल में चले जाएंगे, विंटर्स आ जाएंगे, तो वो रंग छट जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका के लोग काफ़ी डार्क होते हैं। तो डार्क इसी वजह से होते हैं कि उनका भी स्किन हमारी तरह बना। डार्क इसलिए तो वहाँ सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है, ज़्यादा टाइम तक हीट वेव चलते हैं, तो शरीर में ऑलरेडी उनके मेलानिन ज़्यादा होता है और पूरा शरीर उस मेलानिन से छाया रहता है। और कंट्रास्ट में आप देखेंगे कि जहाँ गर्मियाँ कम पड़ती हैं, जो ठंड के वातावरण, हमारे यहाँ कश्मीर है, अफगानिस्तान है, हिमाचल है, उत्तरांचल है, ऐसे जगहों पे आप जाएंगे, हिमाचल है, तो ऐसे जगहों पे चूँकि टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, ठंड रहती है, सूरज का उतना तेज़ रोशनी नहीं होती है, तो वहाँ आपको देखेंगे कि मेलानिन कम होता है, लोग गोरे गोरे होते हैं। हालांकि हाइट पे जाने पे सूरज की रोशनी और डायरेक्ट करती है और हार्म करती है, इसलिए जब भी आप ऊपर जाएं तो सन गॉगल्स रखें। जैसे विंटर्स में भी आप कश्मीर घूमने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो आंखों पे डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ती है, बीच का एनवायरनमेंट कट ऑफ हो जाता है क्योंकि आप हाई प्लेसेस पे होते हैं, तो आंखों में कैटरेक्ट बनने की संभावना होती है, आंखों में इंजरी होने की संभावना होती है लाइट से। तो गॉगल्स लगाने चाहिए, साथ में सन स्क्रीन लगाना चाहिए, और अपने शरीर को ठंडा तो है लेकिन थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी अगर आप थोड़े समय तक रहेंगे तो आपको हीट से इंजरी हो सकती है। सर कहा जाता है, मैंने अभी बिल्कुल क्वेश्चन पूछा था आपसे कि लोग गांव के जो बहुत इंटीरियर के लोग हैं वो प्याज और मिर्च का सहारा लेते हैं। मैंने पूछा था क्या यह मिथ है या वाकई ये भी काम करता है? प्याज और मिर्च का तो मैं मिथ ही मानूंगा, क्योंकि न इसमें पानी होता है, न इसमें कोई ऐसा खास इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये तो एक तरह से मिथ ही है।
आप गांव के लोग भी, मैं जहाँ तक मैं भी समझता हूँ, मैं भी गांव को बिलोंग किया करता हूँ, तो वो लोग दही चीनी पानी पिला के ही घर से निकलने देते हैं। मेरा बस उनको यही एडवाइस है कि वो दही चीनी तो जरूर खिलाएं, लेकिन पानी पिलाते उसमें नींबू और थोड़ा सा नमक मिला लें, तो प्रोटेक्शन फुल प्रूफ हो जाएगा। सर अक्सर कहा जाता है पसीना निकलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप कह रहे हैं गर्मी है पसीने से बचो, और तो सर ये बड़ा कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए, जनरल लोगों के लिए बताएं सर। नहीं, समझिए आप इसको कि पसीना निकलना तो एक नॉर्मल फिनोमेना है, अच्छा होता है ये तो हम नहीं कह सकते। कहते वेट रिड्यूस होता है और बहुत सारे बीमारी निकल जाती है, जैसे हाँ बिल्कुल, जैसे आंसू निकलते हैं, पसीना निकलता है, यूरिन होता है, तो ये तो नॉर्मल फंक्शनिंग है, तो नॉर्मल फंक्शनिंग होनी चाहिए। लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं, जब गर्मियों में आदमी के शरीर पे हीट का असर होता है, तो हमारी वेसल्स डायलेट होकर उस हीट को बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो जब वेसल्स डायलेट हो जाती हैं तो वो ज़्यादा पसीना भी निकालती हैं, क्योंकि वेसल डायलेट से वो सारा ब्लड स्किन के पाया जाता है, हीट को लॉस करने की कोशिश करती हैं, इसीलिए स्किन का टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है और स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग। अब क्या होता है कि जब वेसल्स डायलेट हो गई तो फायदे के लिए तो डायलेट हुई, फिजियोलॉजिकली आपको हेल्प करने के लिए, लेकिन अगर आपने उस बीच में, उस कंपनसेशन के बीच में अपने आप को सेफ गार्ड नहीं किया, तो यही डायलेटेड वेसल्स और एक्सेसिव स्वेटिंग आपको फिर इंजुरी कर रही है, क्योंकि अब हीट डायलेटेड वेसल्स में पड़ रही है तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी, और स्वेटिंग जो हो रहा है वो आपके अंदर के पानी को काफ़ी कम कर रहा है। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आपके पास पानी कम हो जाएगा, पानी कम होने से शरीर में क्या होता है कि फिर यूरिन कम बढ़ना शुरू हो जाएगा। हीट स्ट्रोक जब हाई स्टेज में जाता है तो यही होता है कि बॉडी बिल्कुल गर्म हो जाती है और पसीने ही नहीं होते। तो गर्मी के मौसम में पसीना नहीं हो रहा है आपको, ये फाइनली स्टेज ऑफ हीट स्ट्रोक हो जाता है, क्योंकि आपके पास पानी शरीर में इतनी कमी हो गई है कि वो पसीना भी नहीं बना पाता है। तो ये सब अपने वार्निंग सिग्नल्स को भी पहचानने हैं। 24 घंटे एसी में रहना भी तो सब नुकसानदायक है कि पसीना ना निकले, ये भी नुकसानदायक है। आज हमारी सोसाइटी में मुश्किल से 5% लोग ही एसी में रहते हैं, और ये एडवाइजेबल भी नहीं है। कूलर सबसे अच्छा है, लेकिन काम करने के लिए तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर आप निकलेंगे ना तो न एसी ले सकते हैं न कूलर ले सकते हैं, तो आपको अपने को सूर्य की रोशनी से बचाना है। तो जब भी आप काम करें, देखिए एक तो लेबरर्स हैं जिनका काम दिन का है, तो उनको भी एडवाइस, जैसे हमने खुद भी देखा हुआ है, और हमारे लर्नेड जो किसान भाई हैं उसको इस्तेमाल भी करते हैं, कि गर्मी के दिनों में वो अर्ली खेतों में जाते हैं, 5 बजे ही चले जाएंगे और 10 बजे वो लंच ब्रेक कर लेते हैं, और उसका 2-3 बजे 4 बजे के बाद लंच ब्रेक के बाद 3-4 घंटे और काम कर लेते हैं। इस तरह से जो हीट चल रही होती है उसको तो वो रेस्ट करते हैं। लेकिन सर जैसे ही धूप निकलती है, जैसे ही दिन निकलता है, गर्म हवा और सूरज अपना तापमान बढ़ाने लगता है, और जैसे शाम होती है और सूरज चला जाता है उसके बाद काफ़ी देर रात तक भी गर्मी का प्रकोप बना रहता है। सर एक लू है, लू कहते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में ज़्यादा लगती है, या जब से सूरज निकलता है सूरज जाता है तब तक लगती है, क्या है लू और कैसे? अब इसका दो है, देखिए जब सूरज पहले सुबह निकलता है तो उस वक्त इन्वायरमेंट ठंडा होता है, फिर सूरज केवल रोशनी डायरेक्ट आप पे पड़ती है, उससे परेशानी होती है। थोड़े देर में क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी जमीन पे पड़ती रहती है, बालू पे पड़ती है, मकान पे पड़ती रहती है, तो वो सारी चीज़ें गर्म हो जाती हैं, फिर वो भी हीट इमिट करती हैं, तो आपके ऊपर चौतरफा वार होता है आफ्टर 12 और आफ्टर 1 और आफ्टर 2, क्योंकि सूरज की रोशनी भी है और वो रोशनी जो मकान ने, बाकी और चीज़ों ने, धूल ने, बालू ने, पहाड़ ने एब्जॉर्ब कर रखा था सुबह से, वो भी एमिट करना शुरू कर देती है। यही रीजन, हाँ, तो इसलिए हवा गर्म हो जाती है, और हवा नीचे से ऊपर को उठती है, तो नेचुरली वो लू चलने लगता है। ऐसी ऐसी जगहों की तरफ जाती है जहाँ पे हवा ठंड है, वो आपको तो नहीं दिखेगा लेकिन वो लू के फॉर्म में चलने लगती है। तो इसीलिए जो आपने कहा वो भी बिल्कुल सच है कि जब सूरज ढल जाता है, हमने खुद भी दिल्ली में महसूस किया है कि एक ज़माना था जब हम भी साइकिल स्कूटर से चलते थे दिल्ली में, और कई बार हमने देखा कि रात के 2 बजे हम कहीं से लौट रहे हैं किसी सेमिनार से या कॉन्फ्रेंस से, और हम महसूस, अरे अभी रात के 2 बजे लू चल रही है। अभी भी आप देखेंगे, अभी भी मैं 12-1 बजे रात को कभी बाहर निकलता हूँ टहलने के लिए, तो देखता हूँ लू चल रही है। तो वो लू क्या है, सूरज तो ढल चुका है, लेकिन वो इन्वायरमेंट में वो गर्मी जो पैदा कर रखी है उसने, वो सूरज ने पृथ्वी को गर्म कर रखा है, पहाड़ को गर्म कर रखा है, बालू को गर्म कर रखा है, मकानों को गर्म कर रखा है,
तो उनसे इमिट होती है। आप इसी को माइंड करिएगा। इसी वजह से अमेरिका और इंग्लैंड में क्या होता है, जो ठंडे प्लेसेस हैं या हमारे जगह भी कश्मीर वगैरह में लोग लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लकड़ी। और आप गांव में जाएंगे, गांव में तो और भी बहुत बढ़िया है, वो तो मिट्टी का घर बनाते हैं और गोबर से उसको लिपते हैं। तो हमारा एंसेंट जो साइंस है वो तो बड़ा रिच रहा है इस चीज़ मामले में। अब देखिए, जब आप मिट्टी का घर बनाते हैं, गोबर से उसको लीपते हैं, तो ये बहुत बड़ा रोधक है हीट का। तो दिन में गर्मी के हीट को आने नहीं देता, रात के ठंड को वहाँ पे वो मेंटेन रखता, निकलने नहीं देता। और जब तक वो हीट गर्मी आती है तब तक शाम हो जाता है, फिर शाम को आप बाहर निकल के एंजॉय कर सकते हैं। तो वो प्रोटेक्टिव है। लेकिन सीमेंट और लोहे के जो घर हैं वो प्रोटेक्टिव नहीं होते, वो डायरेक्ट हीट से तो बचाते हैं, लेकिन वो खुद गर्म हो जाते हैं। गर्म हो जाते हैं तो घर के अंदर वो हीट इमिट करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो टॉप फ्लोर के लोग होते हैं, टॉप टू 1 फ्लोर के लोग होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले में उनका तो एसी भी फेल हो जाता है। और कल हमारे घर में भी ऐसे ही हुआ। ऊपर के टॉप फ्लोर पे जो फैमिली मेंबर्स थे, इतनी एसी फेल हो गया, उनका काम ही नहीं कर रहा था, गर्मी गर्मी। तो वो नीचे के फ्लोर्स पे आए, नीचे के फ्लोर पे आए तो वहाँ पे एसी अच्छा काम कर रहा था, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड था, वो हीट एमिट नहीं कर रहा था। तो हमारा इसीलिए बहुत से जगहों पे जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा गर्म पड़ता है, वहाँ पर वो लोग लकड़ियों के घर बनाते हैं। लकड़ी भी वैसे ही रोधक है हीट का जैसे कि मिट्टी और गोबर। तो हम अपने इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। गांव के लोग इसी को यूज करते हैं और पहाड़ के लोग लकड़ियों से घर बनाते हैं, और गांव के लोग मिट्टी और गोबर से, जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है गर्मियों में और ठंड में भी। सर वैसे एक चीज़ कही गई है कि जैसे पुराने लोग कहते थे कि जैसे सर्दियों में कान को बचाना चाहिए, कान से ठंड लग जाती है। अक्सर देखा गया है कि गांव के लोग भी अक्सर लू चलने पे कान को ढक के चलते हैं। तो वाकई क्या कान से भी अंदर हवा जाती है और वो लू का प्रकोप शरीर के अंदर जाता है, गर्मी का प्रकोप जाता है, कान को भी ढकना चाहिए सर के साथ साथ? देखिए, कान थोड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि कान कुछ हद तक अंदर जाता है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होते हैं, वहाँ तक जाता है। तो वो तो इंटरनल एक आर्गन हो गया। तो सारे शरीर को प्रोटेक्ट करना है, कान को और आँख को थोड़ा और ज़्यादा प्रोटेक्ट हमको करना है, ये है। बाकी ऐसा नहीं कि वो कान से अंदर जाए, कान में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है, वहाँ पे जाके हवा रुक जाती है, तो उतनी ही देर है। लेकिन थोड़ा अंदर तो गया ही, और कान भी थोड़ा हमारा सेंसिटिव है। तो शरीर का जो वेंट्रल पोर्शन है वो हमारा थोड़ा सेंसिटिव होता है ज़्यादा बनस्पत के डॉर्सल पोर्शन के, क्योंकि आपको पता ही हुआ कि हम लोग भी पहले कहते थे बंदर थे या क्या थे। तो इवोल्यूशन में हम लोग जब खड़े हुए तो एक डॉर्सल पोर्शन हमारा बना, एक वेंट्रल पोर्शन बना। अभी भी आप देखेंगे पीठ फिर भी हमारा कड़ा होता है, उसकी स्किन कड़ी होती और वेंट्रल पोर्शन के कम होते हैं। अभी ये डिफरेंशियल उतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। उसी तरह से जैसे हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे हमारे लिप्स है, मुंह में भी नहीं हवा जानी चाहिए, क्योंकि वो जीभ में उसमें समय एब्जॉर्ब होगा, आपके मुंह में ड्राइनेस आ जाएगी। आँख में भी प्रोटेक्ट करना है, तो आपने देखा होगा, अब आँख देखना तो बहुत जरूरी है, कान तो थोड़ा बंद भी कर लेंगे तो सुनाई देता रहता है। तो ये प्रोटेक्शन उतना ही है जितना बाकी और आर्गन का है, थोड़ा इनका प्रोटेक्शन ज़्यादा करना चाहिए, बस इतना ही है। सर चलते चलते कुछ प्रमुख सवाल। अक्सर लोग गर्मी से आते हैं, पसीने में भीगे हुए होते हैं और पानी पी लेते हैं, अक्सर ठंडा पानी पी लेते हैं, या फिर जाते हैं तो भी ऐसा ही करते हैं। तो ये क्या सही है, ये क्या इसका एक्चुअल सिस्टम है? प्लीज़ हमारे दर्शकों को वो ज़रूर बताएं। जैसे मैंने आपको बताया या कि फिर पंखे में आके बैठ जाते हैं, एसी में अचानक आके बैठ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। जैसे आपको मैंने विंटर्स के बारे में भी जब हमारी डिस्कशन हुई थी, मैंने आपको बताया था कि विंटर्स में क्या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। वैसे ही गर्मियों में उसका जस्ट उल्टा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। हमारी वेसल्स जो है गर्मी की वजह से डायलेट हो जाती हैं, और वो कोशिश करती है कि हीट को बाहर हम निकालें, तो डायलेट हो जाती हैं और ब्लड के थ्रू हीट को बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। पसीना ज़्यादा निकलना भी उसी का फेनामेना का अंग है, पसीना निकालती हैं। तो इनिशियली तो शरीर का गर्म होना और पसीना निकलना वो हमारा एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमारा शरीर करता है। लेकिन अगर उस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के बीच में हमने रिमेडियल थेरेपी नहीं ली तो वो फिर हमको और नुकसान करता है, क्योंकि डायलेटेड वेसल्स और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने लग जाती हैं, और पानी तो आपको बचा ही नहीं कि स्वेटिंग करके आपको बचाएगा, तो और पानी के शरीर में कमी हो जाती है। तो ठंडा पानी तुरंत पी लें सर? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उस जब आप घर से बाहर निकले वो तो हमने डील कर लिया। अब जब बाहर से अंदर आ रहे हैं तो आपकी वेसल्स शरीर की डायलेटेड हैं, इवन मुख हुक में भी और आंखों में भी वेसल्स डायलेट हैं और ड्राई हो चुकी हैं, स्किन वगैरह स्वेटिंग हो रही है उसमें। तो आते वक्त भी सेम फेनामेना लगाना जैसे कि जाते वक्त करते हैं। आप जब घर में आए तो पहले एकदम एसी में ना जाके थोड़े मीडियम इन्वायरमेंट में रहें,
ताकि आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज करे, वो वेसल्स सिकुड़ जाए, और स्वेटिंग वेटिंग को पहले आप थोड़ा करेक्ट कर लें, और पहले नॉर्मल पानी पिएं, क्योंकि अगर एकदम से ठंडा पानी पिएंगे तो वो वेसल्स पे तुरंत वो असर करेगा, और हम कहते हैं वो ठंड गर्म लग गई, सर्दी गर्मी लग गई, तो वो उसी का एक फिनोमेना, उल्टा मैकेनिज्म हो जाता है। तो अब जब लौटे तो एकदम से ठंडे में ना जाएं, पहले एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में, जैसे हम छाता बंद करके रखते हैं, कपड़े कोट उतार के रखा, तो ये 2-3 मिनट हमको मिल जाता है, पहले मुंह हाथ पोंछ लें, नॉर्मल टेम्परेचर, हाँ नॉर्मल पहले पानी पिएं या आधा मिक्स करके पिएं। एकदम से एडवाइस नहीं है कि एकदम से हॉट वेदर से एकदम कोल्ड वेदर में चले जाएं। बाहर 47 डिग्री टेम्परेचर है और अंदर 3 या 4 या 5 या 10 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें जाना एडवाइस नहीं। उसमें जाने के लिए ग्रेजुअल आपको ट्रांजिट करना पड़ेगा, पहले थोड़ा देर रुके, अपने कपड़ों को उतारें, मुंह को थोड़ा पोंछ लें और मौका दें शरीर को एक्लिमेटाइज करने के लिए, फिर आप फैन में या ठंड में जाएं। तो आशा करते हैं हमारे दर्शकों को इस बड़ी गर्मी में डॉक्टर साहब से एक अच्छी सलाह मिली, अपने आप को लोग बचाएंगे, गर्मी से बचेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी इतनी अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।